Hello everyone, welcome class 12 to today's video lecture. Class, as you know, we have already completed all the dimensions of chapter number 3, that is business environment. So now we will be proceeding to a completely different section of this chapter, that is the new industrial policy of 1991. Class, this is a very important topic because 1991 में complete change आ गया था हमारी country के economic structure में and we need to focus on the broad policy framework of 1991. क्लास यहाँ से समझो कि चैप्टर का एक सेकंड पोर्शन शुरू हुआ है, एक डिफरेंट सिनेरियो चैप्टर का स्टार्ट हुआ है एंड आज क्लास आई वुड बी फोकसिंग ऑन द बेस ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991. As we all know, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में एलपीजी पॉलिसी थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. आई वुड बी कवरिंग दीज 3 टॉपिक्स इन द नेक्स्ट लेक्चर. बट उससे पहले कि आप लिबरलाइजेशन को, प्राइवेटाइजेशन को, ग्लोबलाइजेशन को आप बहुत अच्छे से समझ सको, उसके लिए इंपॉर्टेंट है क्लास कि पहले आप न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 का बेस समझ सको. व्हेन वाज इट इंट्रोड्यूस्ड, What were the main objectives? पॉलिसी के अंडर ब्रॉड पॉलिसी चेंजेस क्या थे? 1991 की पॉलिसी में ऑल्दो बहुत सारे चेंजेस थे, बट ब्रॉड चेंजेस कौन से थे वो जब तक हमें इंट्रोडक्शन समझ नहीं आएगा, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एलपीजी. तो आज की क्लास का हमारा कंप्लीट टॉपिक रहेगा टू अंडरस्टैंड द बेस ऑफ द पॉलिसी ऑफ 1991. तो क्लास एज यू कैन सी, एक चीज आप ध्यान रखना क्लास, जो भी आपकी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं फ्लो चार्ट्स या नोट्स की फॉर्म में या बोर्ड पे लिखती हूँ. तो क्लास ये सेटअप इसलिए, द पर्टिकुलर पर्पस ऑफ दिस सेटअप इज जस्ट सो दैट यू कैन इजिली नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. यहाँ पे मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि जो बोर्ड पे लिखा है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियरली विजिबल हो, सो दैट यू कैन नोट इट डाउन. Is that clear? So understand the motive behind this setup. You must note down the important points and the important points should be clearly visible to you. So class C, New Industrial Policy 1991, when was it introduced? On July 24, 1991. You have to learn the important points mentioned in NCERT as they can come in objective type questions. Okay, now what were the 3 main objectives of the new industrial policy of 1991 class? 3 main objectives क्या थे? To correct the industrial structure of the economy. Actually क्या था, हमारी इकोनॉमी जो थी वो प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट थी, completely एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी एंड हमें चाहिए था कि हमारी इकोनॉमी में सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्रीज और जो सर्विस सेक्टर है वो डेवलप हो. तो पहला ऑब्जेक्टिव 1991 की पॉलिसी का ये था कि जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, हमारा इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा चेंज हो जाए. स्पेशली जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और जो हमारा टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, उसमें बूस्ट हो. ठीक है, उसमें बूस्ट करने हो सके, वो करेक्ट हो सके. सारी की सारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सके, बेटर कर सके कि हमारा सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर भी इंप्रूव हो सके. तो ये हमारा एक मेन लॉजिक था. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, रेज इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी टू इंटरनेशनल लेवल. यस, कि हमारे जो प्रोडक्ट्स थे, हमारी जो एफिशिएंसी थी वो इंटरनेशनल लेवल पे compete नहीं कर पा रही थी. मतलब आप कह सकते हो कि हमारे प्रोडक्ट्स की बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी अगर उन्हें इंटरनेशनल प्रोडक्ट से कंपेयर किया जाए. तो हमें चाहिए था कि जो हमारी इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी है, मतलब मिनिमम कॉस्ट पे हम मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएं, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ compete कर पाएं. ये हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव था, to raise industrial efficiency to international level. And the third objective was the most common, accelerate industrial growth. कि जो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है क्लास, जो हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर जो प्रोडक्शन है, जो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, प्राइवेट सेक्टर की जो पार्टिसिपेशन है, क्योंकि पहले सब कुछ पब्लिक सेक्टर पे डिपेंडेंट था, वो सब बूस्ट हो. अब ये जो मैं आज आपसे इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रही हूँ ना क्लास, ये इंट्रोडक्शन समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप इंट्रोडक्शन समझ गए तो आपको एलपीजी पॉलिसीज तो यूं क्विकली समझ आ जाएगा. विद इन मतलब यू कैन से 15 to 20 seconds यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसी. बट उसके लिए पहले आप बेस समझो. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमें करेक्ट करना था, हमें सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर पे फोकस करना था, हमें इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाना था और हमें अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करना था. अब क्लास चलते हैं कि इस 1991 की पॉलिसी में 6 ब्रॉड फ्रेमवर्क्स कौन से थे. 6 ब्रॉड फ्रेमवर्क्स ऑफ द पॉलिसी ऑफ 1991.
यस, फर्स्ट फ्रेमवर्क क्लास आप देख सकते हैं, जो पहले जो हमारी नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज थी, मतलब सभी इंडस्ट्रीज को स्टार्टअप करने के लिए एक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती थी, एंड उस लाइसेंस को ऑब्टेन करने के लिए काफ़ी कम्बरसम और यू कैन से कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर था, जिस वजह से काफ़ी लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आने से घबराते थे, बिकॉज लाइसेंस लेना ही अपने आप में एक बहुत टीडियस जॉब थी। बट अब आप देख सकते हैं क्लास की 1991 की पॉलिसी में सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या चेंज किया, गवर्नमेंट रिड्यूस द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज अंडर कंपल्सरी लाइसेंसिंग टू 6, कि जिन इंडस्ट्रीज को स्टार्ट होने के लिए पहले लाइसेंस चाहिए होता था और बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी, गवर्नमेंट ने उनका नंबर रिड्यूस करके सिर्फ 6 कर दिया। अब सिर्फ 6 इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, अदरवाइज आप बाकी सभी इंडस्ट्रीज को विदाउट कंपल्सरी लाइसेंसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एंड क्लास इस चीज ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सडन बूस्ट को एनकरेज किया, क्योंकि अब इंडस्ट्री स्टार्ट करना आसान हो गया था, कंपल्सरी लाइसेंसिंग की नीड नहीं थी। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन सी 6 इंडस्ट्रीज थी जिसके अंदर गवर्नमेंट ने कंपल्सरी लाइसेंसिंग को इम्प्लीमेंट किया हुआ था। अल्कोहल, सिगरेट्स, हैजार्डियस केमिकल्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट एंड इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव। तो ये था क्लास हमारा फर्स्ट फ्रेमवर्क, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने कंपल्सरी लाइसेंसिंग को कम करके सिर्फ 6 इंडस्ट्रीज तक ही उसको रखा था। नेक्स्ट मेजर चेंज वाज क्लास कि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज विच वर अर्लियर रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर, यानी वो इंडस्ट्रीज जो पहले जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर का राइट था उनको ऑपरेट करने का, वो डी रिजर्व कर दी गई, यानी वो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दी गई। तो पहले बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी, पहले 17 थी, देन 8, मतलब बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर के अंडर थी, कि वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर रहेंगी। कोई भी प्राइवेट सेक्टर का पर्सन उन इंडस्ट्रीज को ना ऑपरेट कर सकता है, ना उन इंडस्ट्रीज में एंट्री कर सकता है, इट वॉज नॉट अलाउड। लेकिन 1991 की पॉलिसीज में वो डी रिजर्व कर दी गई, और सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज को छोड़ के, मार्क माई वर्ड्स, एक्सेप्ट 3 इंडस्ट्रीज, सभी इंडस्ट्रीज डी रिजर्व कर दी गई, यानी देवर ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर। आप में कोई भी जाके उन इंडस्ट्रीज के अंदर एंट्री ले सकता है, लेकिन 3 इंडस्ट्रीज जिन्हें बहुत क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट माना गया, क्रूशल माना गया, उनको सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए रखा गया, बाकी 3 की 3 को ओपन कर दिया गया फॉर जनरल पब्लिक। अब वो 3 इंडस्ट्रीज कौन सी हैं जिनको अभी भी गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ही रखा हुआ है? नंबर 1, रेल ट्रांसपोर्ट। आपको पता है कि रेल ट्रांसपोर्ट एक मोनोपोली है गवर्नमेंट की। आर्म्स एंड एम्यूनिशन एंड एलीड आइटम्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, शॉर्ट में हम बोले तो जितना भी हमारा आर्मी से रिलेटेड इक्विपमेंट है, डिफेंस से रिलेटेड जितना भी इक्विपमेंट है, मिनिस्ट्री है, आर्म्स, वेपन्स, एम्यूनिशन, ये सब किसके अंडर है? पब्लिक सेक्टर के अंडर है। प्राइवेट सेक्टर इज नॉट अलाउड एंट्री इन दिस। थर्ड, एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स हैं, या जो भी मतलब एटॉमिक एनर्जी से चाहे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, कुछ भी हो रहा है, एटॉमिक एनर्जी पे भी फुल कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट सेक्टर का। तो ये वो 3 इंडस्ट्रीज हैं जो अभी भी सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व्ड है, बाकी सभी इंडस्ट्रीज को डी रिजर्व कर दिया गया, यानी प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम मिल गई उन इंडस्ट्रीज में एंट्री लेने की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क इस क्लास डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट एक फेमिलियर टर्म है, आप 11th में भी इसको अच्छे से समझ के आए हैं, बट इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? सेलिंग ऑफ शेयर्स, पर्टिकुलरली इक्विटी शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स स्पेशली टू प्राइवेट सेक्टर। आपको अच्छे से याद होगा, आपने 11th में पढ़ा है कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सिक यूनिट्स बन जाती थी। सिक मतलब जो लॉस इनकर कर रही हैं या इनफ प्रॉफिट इनकर नहीं कर पा रही हैं, तो उन यूनिट्स को BIFR, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन को रेफर किया जाता था। तो चेक किया जाता था कि अगर वो यूनिट्स रिवाइव हो सकती हैं, किसी तरह वो वापस प्रॉफिटेबल यूनिट बन सकती हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वो सिक ही रहती थी, वो फिर भी लॉस पे लॉस इनकर करती थी, तो उनके शेयर्स बेच दिए जाते थे टू प्राइवेट सेक्टर, एंड पब्लिक सेक्टर से वो कंपनीज किस में शिफ्ट हो जाती थी? प्राइवेट सेक्टर में। ये टॉपिक हम डिटेल में प्राइवेटाइजेशन में कवर करेंगे। डिसइन्वेस्टमेंट डिटेल में है प्राइवेटाइजेशन में, बट अभी आप शॉर्ट में समझ लो डिसइन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है। जो आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जब हम उनके शेयर्स
सेल कर देते हैं, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर को। आप किसी और पब्लिक सेक्टर यूनिट को भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट स्पेशली कि जब आप पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो सिक बन चुकी थी, जो बीमार हो चुकी थी, जो कॉन्टिन्यूसली लॉस इनकर कर रही थी एंड अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रही थी, तो उनको हम प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के जो शेयर्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं हम डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी, एक इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क लिया गया 1991 की पॉलिसी में कि जो भी सिक यूनिट्स हैं, लॉस मेकिंग यूनिट्स हैं, उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। कैसे प्राइवेटाइज करेंगे, उनके शेयर्स, पर्टिकुलरली इक्विटी शेयर्स, क्योंकि उसमें ओनरशिप राइट होता है, इक्विटी शेयर्स आप प्राइवेट सेक्टर को बेच दो। इसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। फोर्थ वन, द शेयर ऑफ फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन वॉज इंक्रीज्ड and in many activities 100% FDI was permitted। पहले फॉरेन कंपनीज को इतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं थी इंडिया में बिजनेस करने के लिए। फॉरेन कंपनीज को बहुत ज़्यादा 100% इन्वेस्टमेंट की भी परमिशन नहीं थी। लेकिन 1991 में हमने काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो फ्रीडम उन्हें दे दी, लिबरलाइजेशन में, जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, कि जो फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन थी, यानी फॉरेन कंपनीज जो हमारी कंट्री की कंपनीज की इक्विटी शेयर्स खरीद सकते थे, उसकी लिमिट बढ़ा दी गई। दे कैन मतलब नाउ दे कुड परचेज अ लॉट ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ आर इंडियन कंपनीज। मेजर शेयर वो खरीद सकते थे, अब मेजर परसेंटेज ऑफ शेयर्स वो इंडियन कंपनीज के खरीद सकते थे। एंड इन मेनी एक्टिविटीज, सब में तो नहीं, इन मेनी एक्टिविटीज 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वॉज परमिटेड, जो पहले परमिटेड नहीं थी, बट अब 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हमने परमिट कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारी एमएनसीज इंडिया में आई। और उसके बाद तो आप देख ही सकते हो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है, जीडीपी बढ़ा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लास, अब नोट डाउन जरूर करते रहना ये पॉइंट्स, कि फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन हमने बढ़ा दिया, फॉरेन कंपनीज अब इंडिया में आके इन्वेस्ट कर सकती थी, लिमिट बढ़ा दी गई, और कई एक्टिविटीज 100% एफडीआई को हमने परमिशन दी। फिफ्थ पॉइंट, ऑटोमेटिक परमिशन वॉज ग्रांटेड फॉर टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स विद फॉरेन कंपनीज। पहले क्या होता था कि अगर किसी इंडियन कंपनी को फॉरेन कंपनी के साथ कोई टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट करना है, टेक्नोलॉजी एडवांस करने के लिए, तो पहले बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती थी इंडियन गवर्नमेंट से कि हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करें ना करें, जो भी है। लेकिन उसके बाद 1991 में हमने ये सोचा कि हमें खुद टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने की बहुत ज़रूरत है, वी नीड बेटर टेक्नोलॉजी फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज। तो उसके बाद ही रूल बनाया गया कि ऑटोमेटिक परमिशन वॉज ग्रांटेड। अब ऑटोमेटिक परमिशन मिलने लग गई फॉर टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स विद फॉरेन कंपनीज। सिक्स पॉइंट, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, FIPB, क्लास फुल फॉर्म सबको लर्न होनी चाहिए, इट्स मेंशन इन योर NCERT, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। इस बोर्ड को सेटअप किया गया जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में प्रमोट हो सके। समझो, ये प्रमोट करना पड़ता है आपको, अपनी कंट्री के बेनिफिट्स उन्हें बताने पड़ेंगे, आपको उन्हें अट्रैक्ट करना पड़ेगा कि आप आओ इंडिया में इन्वेस्ट करो। तो उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए बोर्ड बनाया गया FIPB, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। इस बोर्ड का पर्टिकुलर मोटिव यही था कि जो इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाए और चैनलाइज किया जाए। चैनलाइज मतलब कोशिश करी जाए कि जो फॉरेन कंट्रीज है वो इंडिया में ही इन्वेस्टमेंट करें, उनका जो मनी है, उनका जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है वो इंडिया की तरफ लेके आना, अट्रैक्ट करना, वो इस बोर्ड का काम था। तो ठीक है क्लास, तो ये हमने 6 इंपॉर्टेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क्स डिस्कस किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन। अगर आप इंट्रोडक्शन को अच्छे से ग्रास्प कर लेते हो तो आपके लिए आगे LPG पॉलिसीज, उनका इफेक्ट, ये बहुत ईजी हो जाएगा क्लास। ठीक है, तो यू मस्ट फोकस ऑन द इंट्रोडक्शन ऑन द बेस ऑफ द पॉलिसी ऑफ 1991। आई होप क्लास आपको एक बेस क्लियर हो गया, आपको एक ओवरव्यू क्लियर हो गया है पॉलिसी ऑफ 1991 का। अगर आपको कोई भी डाउट है क्लास, तो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स।